सो हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार यार। मैं तुषार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डिकोड पे, जहां पे मैं आपकी जर्नी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। गाइस तो यार ये वीडियो लेके आ गया हूं मैं ये आरआरबी क्लर्क मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आरआरबी क्लर्क मेंस में आ सकते हैं उनको कंपाइल किया हुआ है एग्जैक्टली एग्जामिनेशन पैटर्न पे, जैसा कि आईबीपीएस पेपर बना रहा है। आरआरबी क्लर्क का जैसा पेपर आता है मोस्टली आईबीपीएस के द्वारा दिया जाता है आप लोगों को, उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। और गाइज मैं यहां पे सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करूंगा, आपको इससे रिलेटेड पूरी डीप जो थ्योरी है, बेसिक एनालिसिस है, क्वेश्चन कैसे फॉर्मेशन की गई है उसका भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। और इस तरीके के सारे क्वेश्चंस की आपको बताने की ट्रिक्स भी यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। तो गाइज वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं यहां पे। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है गाइज तो ऑब्वियसली लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसा कंटेंट मैं लाता रहूं और जैसे बहुत सारे बच्चे जो आप जैसे अभी एग्जामिनेशन फेज में उनकी मदद करता रहूं। ठीक है गाइस, तो गाइस शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे डायरेक्टली। ये क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज स्कूल आई एम सॉरी, स्कूल बाद में हो गया है, 6 मिनट लेट पहले आ गया है। एंड रीचेस हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट, ऐसा ही है, ठीक है। बट इट इज सीन दैट इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 6 मिनट अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्कूल। तो गाइज ये जनरली ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें टाइम एंड वर्क नहीं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। गाइस मेरे मुंह से कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो यार वो मैनेज कर लेना यार, ठीक है भावनाओं को समझना। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में गाइस जब भी ये समझ लेना कि जब भी आपको स्पीड दी जाती है और क्वेश्चन का बेस ये कह रहा होता है, बेसिक्स जो क्वेश्चन के हैं, जो क्वेश्चन की जो भाषा है वो ऐसे कह रही होती है कि एक्स स्पीड पे टाइम इतना जल्दी पहुंच जाता है t1 पे, और y स्पीड पे t2 पे पहुंचता है, इतना देर से पहुंचता है। तो जनरली दो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है जनरली, लेकिन हम निकाल सबको सकते हैं इस फॉर्मेशन से। तो ऐसे क्वेश्चंस जो मेनली ये कहते हैं कि आपको स्पेशली आपको दो स्पीड दे दी जाती हैं, ठीक है, और ये दिया जाता है कि किस तरीके से आपको डिस्टेंस निकालना है दो स्पीड देके, और आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा टाइम कम लग रहा है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूं गाइस। आपको ये बोला गया था कि 2.5 स्पीड 1 थी उसकी, 2.5 स्पीड 2 थी, 1 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी स्पीड, तो 3.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, ठीक है। जब 2.5 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, मान लो एक उसका ये नॉर्मल टाइम है, ये नॉर्मल टाइम है, ठीक है, नॉर्मल टाइम स्कूल पहुंचने का है। जब 2.5 चल रहा है तो इससे 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, और जब 3.5 चल रहा है तो इसी टाइम से 6 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। तो गाइज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस दोनों का सेम है। ये आपको समझ में आ रही है बात, डिस्टेंस एकदम दोनों का सेम है, ठीक है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं बेसिकली रेशियो से, जहां पे डिस्टेंस दोनों क्वेश्चन का सेम, दोनों ही कंडीशंस में सेम है, तो रेशियो क्या हो जाएगा देखो मैं बताता हूं। जनरली अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व करने की। कैसे करेंगे रेशियो से गाइज, स्पीड 1 है 2.5 और स्पीड 2 का रेशियो है 3.5, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो क्या आ रहा है, 5:7 आ रहा है, देखो। और यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि टाइम का रेशियो इसी का स्पीड का उल्टा हो जाएगा, तो अगर मैं t1:t2 निकालूं तो ये आ जाएगा 7:5, यानी कि कंडीशन 1 जब स्पीड 1 थी और टाइम 1 था तो उसको 7 रेशियो लगा, और जब स्पीड 3.5 थी उसकी तो उसको टाइम 5 रेशियो लगा। इतनी समझ में आ गई, ये है, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। अब सुनो, यहां पे टाइम का गैप कितना है, 2 रेशियो का गैप है, दिख रहा है आपको, 7 और 5 दोनों ही कंडीशंस में। और यहां पे देखो क्वेश्चन के हिसाब से टाइम का गैप कितना है, अगर नॉर्मल टाइम उसका ये था, यहां पे 6 मिनट वो ऐड ऑन होते हैं और यहां पे 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो टोटल गैप 12 मिनट्स का है। और यहां पे टाइम के रेशियो के हिसाब से टोटल गैप 2 रेशियो का है, तो गाइज 2 रेशियो की वैल्यू 12 मिनट्स है,
तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मिनट्स। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो गाइज जब 1 रेशियो की वैल्यू 6 मिनट्स आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू अगर 6 मिनट्स आ गई तो हमारा टाइम का रेशियो क्या आया था 7:5 आया था। 6 मिनट्स एक रेशियो की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो ये हो जाएगा 42 मिनट्स और दूसरा आएगा 30 मिनट्स। ये टाइम कब आया है, जब वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था, तब टाइम उसको कितना लगा 42 मिनट्स। और ये टाइम कब आया है, जब वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था, तो उसको टाइम कितना लगा 30 मिनट्स। अब गाइज आपसे पूछा क्या गया था, डिस्टेंस निकालनी थी आपको। क्या निकालना था आपको, डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट और स्कूल की डिस्टेंस निकालनी थी। तो वेरी इजी गाइज, डिस्टेंस अब निकाल लो यार। 42 मिनट में वो 2.5 किलोमीटर कवर कर रहा है, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, दोनों ही क्वेश्चन से ही निकाले हमने। तो 60 मिनट में कितना कर रहा है वो कवर, 2.5 किलोमीटर कर रहा है। तो 42 मिनट में कितना करेगा 2.5 बाई 60 इंटू 42। जब ये सॉल्व करोगे तो ये 10 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ठीक है, और ये 1/4 है। तो 1/4 इंटू 7 आ जाएगा, आंसर आएगा 1/3/4 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा यहां पे बी पर। समझ आ गया है, एकदम समझ आ गया है। हम ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा किससे करेंगे, रेशियो से करेंगे। स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो निकालेंगे, टाइम 1 और टाइम 2 का रेशियो इसका इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इन दोनों का गैप पता करेंगे और एक्चुअल क्वेश्चन में गैप कितना दिया गया है उसको हम इक्विवेलेंट रखेंगे। इक्विवेलेंट रेशियो मेथड से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा शॉर्टेस्ट मेथड है गाइस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है, ठीक है, लेकिन अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यूज में चेंज किया है और थोड़ा सा ट्रिकी बनाया मैंने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अपने आप से क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए गाइस। दिया क्या हुआ है, स्पीड 1 देखो, अ मैन साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस द ऑफिस एट 11 AM। 11 बजे पहुंचता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब वो साइकिल करता है। अगर 50% वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। यानी कि स्पीड 1 पहली स्पीड उसकी क्या दी हुई है, देखिए 8 किलोमीटर पर आवर दी हुई है स्पीड 1, और इससे टाइम T1 दिया हुआ है 11 AM। ठीक है, स्पीड 2 दी हुई है, 50% इंक्रीज कर देंगे। 50% 8 का क्या होता है 4 होता है, 8 प्लस 50% मैंने इंक्रीज करी तो ये 12 आ गया। टाइम रीचेस 2 आवर्स अर्ली, टाइम क्या है इसका, टाइम है 9 AM। 2 आवर्स अर्ली मतलब पहले 11 बजे पहुंच रहा था, अब ये कितने बजे पहुंच रहा है 9 बजे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैंने आपको बोला है, इसमें पूछा क्या है किस स्पीड पे वो साइकिल करे, किस स्पीड, अब यहां डिस्टेंस नहीं पूछा है, देखो किस स्पीड पे वो साइकिल चलाए कि वो ऑफिस सुबह 10 बजे पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो स्पीड S1:S2 का हम रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, 8:12, यानी कि ये आ जाएगा 2:3। अब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो अगर स्पीड का जो दोनों कंडीशन में रेशियो है वो ही टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा। तो अगर T1:T2 निकालने की मैं कोशिश करूंगा तो ये आएगा 3:2, बिकॉज ये 2:3 है, तो T1:T2 3:2 आएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है 100%। तो भाई अब ये देखो कि T1:T2 3:2 आ गया है। अब हम एक्चुअल टाइम देखो, जब स्पीड 1 थी तो उसको टाइम क्या लग रहा था 11, जब स्पीड 2 थी तो उसको टाइम लग रहा था 9। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का डिफरेंस है कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में, और यहां पे जो रेशियो आया उसके बीच में डिफरेंस कितना है 1 रेशियो का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 रेशियो की वैल्यू 2 आवर्स के बराबर है, क्या मैं बोल सकता हूं? तो 1 रेशियो की अगर वैल्यू 2 आवर्स के बराबर है तो 3 रेशियो की वैल्यू 6 आवर्स के बराबर हो जाएगी, और 2 रेशियो की वैल्यू 4 आवर्स के बराबर हो जाएगी। तो भाई इसका क्या मतलब आया कि जब स्पीड 1 था तो उसको 6 आवर्स लग रहे थे, जब स्पीड 2 थी तो उसको 4 आवर्स लग रहे थे पहुंचने में। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्वेश्चन के हिसाब से, 100% श्योर है आप? ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, जब वो स्पीड 1 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, स्पीड 1 के हिसाब से 11 AM पे उसको कितने 6 आवर्स लग रहे थे
पहुंचने में, तो उसने शुरुआत कितने बजे करी होगी, 5 AM पे करी होगी। अच्छा चेक भी कर लेता हूँ 5 AM सही निकला है कि नहीं। स्पीड 2 पे वो 9 AM पे पहुंचा है और उसको पहुंचने में कितने आवर्स लगे, 4 आवर्स लग रहे हैं। तो एक्चुअल में देखो 5 बजे ही, यहां से भी 5 बजे आ रहा है, यानी कि अभी तक का जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है। सुबह वो कितने बजे चला है, 5 बजे चला है। क्वेश्चन अब हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि भाई एट किस स्पीड पे चले कि वो 10 बजे पहुंच जाए, किस स्पीड पे चले कि वो 10 बजे पहुंच जाए। तो उसको इसमें डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा। अब देखो डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए तभी हम स्पीड निकाल पाएंगे, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें पता है 5 बजे चल के वो कह रहा है 10 बजे उसको कुछ डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम यहाँ पे एक्चुअल में क्या पुट अप करना है, 5 आवर्स। 5 घंटे में उसको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो पहले तो ये कवर चेक कर लेते हैं कि उसका डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना कितना है। तो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है 8 किलोमीटर पर आवर। पहली स्पीड मैं कंसिडर कर लेता हूं, जो फर्स्ट स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर की। अगर मैं कंडीशन 1 देखूं तो S1 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 11 बजे पहुंचा था, इसमें उसने 6 घंटे चलाए। तो 6 घंटे चलाए मतलब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, 6 into 8 दैट इज 48 किलोमीटर्स। अंडरस्टूड। अब हमसे पूछा क्या गया है कि वो यही 48 किलोमीटर 5 आवर्स में किस स्पीड पे कवर करेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आएगा 5 9 45 5 6 36 9.6 किलोमीटर पर आवर आंसर। इसमें अगर मैं ऑप्शन देखूं तो गाइस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन से मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया, ठीक है। और देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, एकदम क्लर्क मेंस लेवल का है। और आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है वहां पे एग्जाम में तो आप फंस जाएंगे गाइस इसमें, ठीक है, अगर आप बेसिक से नहीं चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का था जिसमें स्पीड 1 स्पीड 2 का दिया गया था और यही कंपैरिजन किया गया था कि पहले इतना चलता है तो इतना लेट पहुंचता है और दूसरी स्पीड पे चलता है तो इतना जल्दी पहुंच जाता है। तो गाइस डिस्टेंस निकालिए, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं निकालना था, यहाँ पे अब ये निकालना था इस टाइम पे वो किस स्पीड पे चले। तो देखिए कैसे चेंज किया गया क्वेश्चन, समझ आ गई बात आपको पूरी। अब बात चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे। तो तीसरे सवाल में यार दिया क्या है, ये ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ 175 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 25 सेकंड्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ मैन। एक आदमी है जो वॉक कर रहा है मूविंग ट्रेन की डायरेक्शन में, ठीक है, एट अ स्पीड, उसकी स्पीड भी दी हुई है हमें 1/3 ऑफ द ट्रेन की 1/3 स्पीड पे मूव कर रहा है ऑन अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो यार देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के तो एक चीज मुझे समझ में आ गई, जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, बाकी सब मीटर और उसमें लिखा हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 54 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए करते क्या, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में ट्रेन, स्पीड का मतलब क्या है, इस एक सेकंड में ट्रेन कितना चलती है, 15 मीटर चलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, एक सेकंड में 15 मीटर चलती है। अब अगर मैं पहली इंफॉर्मेशन से ट्रेन की, सबसे पहले तो देखो ट्रेन को, अगर एक आदमी है, ये है मेरा प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म और ये है मेरा एक आदमी जो कि चल रहा है, और ट्रेन है हमारी इतनी बड़ी, ट्रेन को, इस आदमी को क्रॉस करवाना है। तो भाई हमें सबसे पहले तो ट्रेन की लेंथ पता होनी चाहिए। ट्रेन की लेंथ पहली 2 लाइनों से ही पता हो जाएगी, ठीक है। ट्रेन की स्पीड क्या है, एक सेकंड में 15 मीटर चल रही है, 25 सेकंड में वो 175 मीटर लंबे 175 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस कर जाती है। तो भाई क्रॉस कर जाती है मतलब ट्रेन अपनी लेंथ प्लस जो ये ब्रिज की लेंथ है वो कितने सेकंड में कवर कर रही है, 25 सेकंड में। तो ये चेक करते हैं कि 25 सेकंड में एक्चुअल में चलती कितना है। एक सेकंड में चलती है 15, तो 25 सेकंड में कितना चलेगी, 15 इंटू 25, इतना ही तो चलेगी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 25 आएगा 250 प्लस 125, तो ये हो जाएगा 375 मीटर्स। इतना डिस्टेंस चल लेती है भाई ट्रेन। तो और इसमें से 175 मीटर किसका डिस्टेंस है, ब्रिज का डिस्टेंस है। तो इसमें से 175 जब माइनस करेंगे तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। तो गाइज आप 200 मीटर ट्रेन की लेंथ निकाल चुके हो। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि अब यही ट्रेन एक आदमी जो कि 1/3 स्पीड ऑफ ट्रेन से मूव कर रहा है। तो भाई 1/3 स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। 1/3 ऑफ 54 निकालो तो 18 हो जाएगा, 1/3 इंटू 54 करेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आदमी चल रहा है, सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है।
तो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट और है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, कि जब भी दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उनकी जो इक्विवेलेंट स्पीड आती है उन दोनों स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे गाइस वो ये कह रहा है कि एक आदमी जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और एक ट्रेन है ये जो कि कितनी स्पीड से चल रही थी, 54 मीटर पर सेकंड की, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। और ये आदमी दोनों सेम डिस्टेंस है, तो सबसे पहले तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, 15 में से 5 माइनस करो, सीधा सीधा आपको दिख रहा है 10 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि ये ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी। तो एक आदमी जो है उसको पूरी ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर उसको डिस्टेंस कवर करना होगा। तो हमसे पूछा गया है कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेन कितनी देर में 200 मीटर कवर कर लेगी, अपनी लेंथ के हिसाब से कवर कर लेगी। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान देना, यहां पे जो क्वेश्चन में दिया गया था कि 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, इसकी कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन में होता कि प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी तो इस इंफॉर्मेशन में मजा आता, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ दी है वो एब्सर्ड दी है, वो गलत मतलब कहने का मतलब एक एम्बिगु वैसी इंफॉर्मेशन दी है जिसका यूज ही नहीं है क्वेश्चन में, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो भाई ये ट्रेन 10 मीटर 1 सेकंड में चल रही है रिलेटिव स्पीड के हिसाब से, तो 200 मीटर आई थिंक 20 सेकंड में कवर कर लेगी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया होगा गाइज आपको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है आपका बी, डी पार्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेंस ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3। इफ द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स आर इंक्रीज्ड बाय 20%, 30% एंड 50%, देन फाइंड द टोटल एक्सपेंस इंक्रीमेंट। एक्सपेंस टोटल कितना बढ़ा, तो ये तो गाइस थोड़ा सा आसान लग रहा है मुझे, ठीक है। देखो 20%, इसकी वैल्यू क्या है, 12, 17 और 3। रेशियो से मैं मान लेता हूं इतने के ही है, ठीक है। मान लो एक्सपेंस इतना ही है, 12 रुपए, 17 रुपए और 3 रुपए, अज्यूम कर लिया मैंने, निकाल लिया, क्योंकि कोई वैल्यू तो दी नहीं है हमें। अब इसको 20% बढ़ा, 20% यानी 1/5, 1/5 इंटू 12 करोगे तो 2.4 आएगा आई थिंक। 2.4 बढ़ाओ तो ये कितना हो जाएगा, 14.4 बढ़ गया। इसको 30% बढ़ाया, 30%, इसका 10% है 1.7, 30% हो जाएगा 5.1, 17 3 51 होता है, क्योंकि 5.1 जब बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 22.8। इसको जब आप 50% बढ़ाओगे, देखो कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन करना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी। 50% इसको बढ़ाओगे तो आई थिंक गाइस ये हो जाएगा 4.5, बिकॉज इसका 50% होता है 1.5, 1.5 ऐड करोगे तो 4.5। अब ये बोला क्या गया है, आपको टोटल एक्सपेंस इंक्रीमेंट निकालना है। तो पहले कितना एक्सपेंस था, बढ़ के कितना हो गया, उसके बीच में आपको परसेंटेज निकालना है। तो पहले चेक कर लो, 17 12 29 और 3 32 था पहले जो उसका एक्सपेंस था, ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं, देखो 14 22 36 4 40 और 4 1 5 5 10, ये आ जाएगा 41, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। देखो मैंने किया क्या, ये और जोड़ दिया जल्दी जल्दी, 22 14 36 4 40 और फिर डेसिमल वैल्यू चेक कर ली, 5 1 6 4 10 आ रहा था तो 0 इधर लिखा, 1 उधर कैरी कर दिया तो ये 41.0 आएगा, इसलिए यहाँ 41 लिखा। समझ आ गई बात। देखो अब आपसे पूछा है फाइंड द टोटल एक्सपेंस इंक्रीमेंट, बढ़ा 9। किससे बढ़ा है ये 9, बेसिक वैल्यू क्या है 32 से बढ़ा है 9 इंटू 100, आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब देखो इसको, ये आ गया यहाँ पे, इसको अब आप ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, देखो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में क्या लिखा है 900/32, 30 इंटू 3 आपको पता है कितना होता है, 30 इंटू 3 90 होता है, ये 32, तो 32 इंटू 3 90 नहीं होगा, 32 इंटू 2 से ही जाएगा ये। यहाँ पे चेक करो पहले तो ऑप्शन कौन सा है, नन ऑफ दी जनरली आंसर नहीं होता है, ठीक है, आईपीपीएस में नहीं होता है जनरली। तो अगर आपको आंख बंद करके कोई ऑप्शन तुक्का मारना है, आपके पास टाइम कम है, तो आप कौन सा ऑप्शन मार दोगे, डी पार्ट। समझ आ गई बात। ये ऑब्वियसली 30% से थोड़ा सा ही कम होगा 900/32, ठीक है। एक्चुअल अगर आपको आंसर निकालना है तो 32 2 64 होता है, 64 के बाद बचेगा 260/32, तो ये
आई थिंक 320 होता है, 8 से जाएगा, 8 8 2 16 8 3 24 256, फिर भी एलसीएम 4 बचेगा, 4/8, ठीक है, 4/32, सॉरी 4/32 1/8, तो 28 होल 1/8 ही इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका आरआरबी क्लर्क के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो ये तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, इस क्वेश्चन की अप्रोच देखो। आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप सबसे पहले चेक करो, देखो Q1 Q2 दिया है आपको। जनरली क्या दिया होता है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2, ऐसे ही कुछ दिया होता है। तो आप Q1 निकालते हो फिर Q2 निकालते हो, यही करते हो, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए Q2 की वैल्यू Q1 के टर्म्स में दी है, तो आपको एक्चुअल में देखो सबसे पहली अप्रोच क्या रहेगी, Q2 की वैल्यू कोशिश करो Q2 की वैल्यू निकालने की, ठीक है, Q1 के टर्म्स में। ठीक है, समझ आई बात। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे Q2 की वैल्यू निकालने की। तो दिया क्या है यहाँ पे देखो, अब बस एंड ट्रेन फेयर फ्रॉम प्लेस ए टू बी इज 30 और 20। ये क्या है, बस का फेयर है और ट्रेन का फेयर है। ठीक है, बस और ट्रेन फेयर आर इंक्रीज बाय 10%। भाई इसका 10% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और इसका 20% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 20% 1/5 ऑफ 20 इज 24। ठीक है, बस और ट्रेन फेयर की बढ़ी हुई वैल्यूज आपको पता चल गई। अब क्वांटिटी 1 क्या कहती है, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन बस इज, बस में पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं 27.27% है। अब ये परसेंटेज की वैल्यू ही देख के आधे बच्चे डर जाएंगे और छोड़ देंगे क्वेश्चन। ठीक है, 27.27% ऑफ द इंक्रीज बस फेयर, इसको अभी छोड़ दो, 27.77% नहीं आ रहा। अब Q2 एक बार पढ़ो। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन फंसो आप एक बार उसको आगे देखो, हो सकता है उस क्वेश्चन की जरूरत ही ना हो उस इंफॉर्मेशन की। देखो, द कलेक्टिव रेवेन्यू बाय बस एंड ट्रेन, आपसे पूछा गया कलेक्टिव रेवेन्यू बस और ट्रेन का, अगर टोटल पैसेंजर्स ट्रैवल्ड इन बोथ आर क्वांटिटी 1 ऑन अ पर्टिकुलर डे। अगर क्वांटिटी 1 है पैसेंजर्स की, मतलब क्वांटिटी 1 की कोई वैल्यू होगी, मान लो उतने ही नंबर ऑफ पैसेंजर्स है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने बोले हैं क्वांटिटी 2 में, नंबर ऑफ पैसेंजर दोनों में ही ट्रैवल कर रहे हैं, वो क्वांटिटी 1 के बराबर है। कलेक्टिव रेवेन्यू कैसे निकालोगे, इंक्रीज फेयर इनटू टोटल पैसेंजर्स ट्रैवल, यही होगा कलेक्टिव रेवेन्यू। तो इंक्रीज फेयर चेक करो कितना है, इंक्रीज फेयर 33 + 24 कितना आता है, ये 57 इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल। नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल क्या है, Q1 है, तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई, 57 Q1 के बराबर आ गई। आई थिंक ऑप्शन ए हो गया, ये हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्वांटिटी 1। देखो किस तरीके से IBPS कंफ्यूज करता है आपको इंफॉर्मेशन देके। अगर आप खुले दिमाग से पेपर नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे गाइस। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि अपना दिमाग कूल रखो, चिल रखो, और पेपर को उसी तरीके से लो जिससे आपका दिमाग खुले और आपको क्वेश्चंस की डीपनेस समझ में आए कि क्वेश्चंस में किस तरीके से आपको घुमाया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप एक्चुअल में निकालने बैठ जाते हैं क्वांटिटी 1, पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग इन बस इज 27.27% ऑफ द इंक्रीज्ड फेयर। 27.27% कुछ लोगों को पता होता है कि ये 3/11 है, तो आप करते 3/11 इंटू 33, इंक्रीज फेयर 33 है, 3/11 इंटू 33 तो 9। Q1 आप वैल्यू निकाल बैठते 9, जबकि Q1 की वैल्यू निकालनी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है Q1 डायरेक्टली रखना है। ठीक है, समझ आ गई बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन करने हैं और फंसना नहीं है मेंस के एग्जाम में भी। तो बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई 2 शुगर सॉल्यूशंस मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। 2 शुगर सॉल्यूशंस A and B of concentrations 15%, 40% are mixed to form a 175-liter sugar solution having 30% concentration. If 30 liters of pure milk is added in solution A, then find the ratio of milk is to sugar in solution A. Very good. 2 शुगर सॉल्यूशन है A और B, A और B। ठीक है, A है भाई 15% कंसंट्रेशन। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन का मतलब समझो। कंसंट्रेशन मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसमें शुगर डाली गई है और बाकी पानी है, तो 15% कंसंट्रेशन मतलब 15। अगर 100 लीटर का सॉल्यूशन है तो उसमें 15 लीटर शुगर है और 85 लीटर पानी है, ये होता है कंसंट्रेशन का मतलब। सेम इज फॉर 40% एंड सेम इज फॉर 30%। अंडरस्टूड। तो जो कंसंट्रेशन लिखी होती है उसमें बाकी पानी होता है और उतना ही वैल्यू उसकी होती है जो भी आपने क्वांटिटी ली है, चाहे शुगर हो, चाहे ऑयल हो, चाहे कोई भी। ठीक है, B इज 40% कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाया गया है। तो जब भी 2 क्वांटिटी को मिलकर तीसरी क्वांटिटी बनाते हैं ये एलिगेशन हो जाता है, और एलिगेशन परसेंटेज, मान लो ये सॉल्यूशन C है, इसमें 30% कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है,
तो गाइस जब हम एलिगेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें ए और बी किस अनुपात किस रेशियो में मिलाए गए हैं वो मिलता है हमको। मिक्सचर और एलिगेशंस में जब आप एलिगेशन से करोगे तो दो क्वांटिटीज की वैल्यू में एलिगेशन जब लगाते हैं तो हमको मिलता क्या है, दोनों क्वांटिटी का रेशियो जिसमें उनको मिलाया गया है। तो गाइस 15 माइनस 30 कितना होता है, -15 और ये आएगा -10। तो आई थिंक इसका रेशियो A:B का आपको मिल चुका है 10:15 यानी कि 2:3 के रेशियो में ये दोनों मिलाई गई हैं, दोनों मिलाए गए हैं दोनों सॉल्यूशन, तब जाके सॉल्यूशन सी बनाए। अब सुनो मजे की बात, हमें पूछा है मिल्क और शुगर सॉल्यूशन ए में, तो हमें सॉल्यूशन ए का एक्चुअल वॉल्यूम पता होना चाहिए तभी हम मिल्क और शुगर का रेशियो निकाल लेंगे। अच्छा ये पता कैसे करेंगे, अभी हमने दोनों का मिला के रेशियो पता चला है 2:3 और भी 2:3 में मिलाए गए, तो सी जो बना है इसमें जो ए और बी का कंटेंट है वो 2:3 का है, 2:3 रेशियो में ए और बी, ये आपको समझ में आ गई बात। अच्छा सी का टोटल देखो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ 175 लीटर शुगर सॉल्यूशन। सी का टोटल वॉल्यूम आपको पता है 175 लीटर, तो भाई इन दो रेशियो में अगर ये मिलाए गए हैं, सी बना है, तो क्या 3 रेशियो 5 रेशियो यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू 175 में लिख सकता हूं, क्योंकि इन दो रेशियो से ही 175 बना है। तो क्या इससे 1 रेशियो क्या आएगा, इससे 1:5 3 15 5 5 35 आ जाएगा एक रेशियो की वैल्यू। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 35 आएगी तो क्या ए का वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूं 35 इंटू 2 रेशियो आएगा इसका वॉल्यूम, यानी कि ये 70 लीटर्स है। क्या ए का वॉल्यूम मुझे मिल गया है, क्या ए का वॉल्यूम मुझे मिल गया है, जी हाँ ए का बिल्कुल वॉल्यूम मैंने निकाल लिया है, दैट इज 70 लीटर्स। ठीक है 70 लीटर्स या 70 ml या जो भी है मिलाया गया, 70 लीटर से मिलाया गया। अब सुनो इसमें ही 70 लीटर्स में मुझे करना क्या है, मिल्क और शुगर का रेशियो बताना है। तो 70 लीटर्स में पहले तो मैं पता करूंगा शुगर है कितनी, तो शुगर में ए का मुझे ये पता है कि 15% कॉन्सेंट्रेशन है शुगर की, 15% ऑफ 70 निकालोगे तो ये आएगा 10% कितना होता है 7 होता है, और 5% 3.5 ये आएगा 10.5। शुगर 70 लीटर्स में, ए में जो शुगर की वैल्यू है वो है 10.5 लीटर्स आउट ऑफ 70 लीटर्स। 15% कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि यहां पे लिखा है कि ए 15% शुगर है। बात समझ में आ गई। तो ए में इन्होंने किया गया है 30 लीटर्स प्योर मिल्क मिलाया है, तो मिल्क तो इसमें 30 ही होगा, तो मिल्क इस टू शुगर का रेशियो क्या आएगा, 30 लीटर मिल्क है इसमें। अब जो ए सॉल्यूशन बना है और 10.5 लीटर ये है शुगर है, तो 30/10.5 जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी से मुझे आंसर बता दो भाई, 20:7 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है 20:7 आएगा पक्का, सोच लो जल्दी से गाइस। 30/10.5 जब आप करोगे तो ये आपका 2/7 आएगा आई थिंक। ठीक है 15 2 30 होता है, 2/7 नहीं आएगा, 20:7 ही आएगा। ठीक है 100% समझ आ गई बात। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर आएगा। ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बढ़ते हैं गाइज हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है चलो ये क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अलाउज 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज्ड प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%. If he gains ₹56 on one item, find the advertised price of the item. 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाइज क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करिए पहले तो पॉज करके वीडियो, और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है तो शुरुआत करता हूं यार सॉल्यूशन की। शॉपकीपर अलाउज 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज्ड प्राइस। एडवर्टाइज्ड प्राइस सबसे पहले तो जानिए, मान लो एक कोई कमोडिटी होगी, एक कोई कमोडिटी होगी, उसका इसने एडवर्टाइज किया प्राइस। एडवर्टाइज प्राइस मतलब जो प्राइस हमें दिख रहा है, यानी कि जो प्राइस उसने मार्क किया है, मार्क प्राइस। एडवर्टाइज प्राइस को ही यहाँ पे मार्क प्राइस है। इसकी टर्मिनोलॉजी देखिएगा क्वेश्चन की, कितना इजी क्वेश्चन और कितना डिफिकल्ट तरीके से पेश किया गया है। तो एडवर्टाइज प्राइस ही मार्क प्राइस है। अब वो देता क्या है एक्चुअल में, 23% गाइस कमीशन देता है। जो भी इस प्राइस है उसको कमीशन देता है, किसी पार्टी को देता है कमीशन, यानी कि उसके पास नहीं रहता, वो 23% ऑफ दैट अमाउंट दे देता है। ये आपको बात समझ में आ गई, 100% बात समझ में आ गई। और प्रॉफिट उसको कितना होता है ये करने के बाद भी, मार्क प्राइस पे 23% जब वो दे देता है, यानी कि 23% दे देता है, तो क्या मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं कि 23% एक तरीके से वो डिस्काउंट देता है, बिकॉज चाहे वो किसी को दे दे अपनी जेब से, चाहे वो इसी पे डिस्काउंट दे दे, बात तो सेम ही है। तो जो ये 23% कमीशन लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में डिस्काउंट परसेंटेज यहां पे लिखा हुआ है।
ठीक है, मार्क्ड प्राइस का कुछ परसेंटेज अगर वो कमीशन दे रहा है किसी पार्टी को, तो यानी कि चाहे वो उस पार्टी को दे, और इसी को दूसरे वर्ड में हम कह देते हैं अगर वो उस पार्टी को नहीं देता तो कंज्यूमर को ही 23% का डिस्काउंट दे देता। भाई उसको पैसा वो नहीं मिल रहा, उसकी जेब में वो नहीं आ रहा है पैसा, तो चाहे वो थर्ड पार्टी को दे, या तो हम इसको इस तरीके से बोल लें या हम इसको इस तरीके से बोल लें कि कंज्यूमर को ही उसने 23% का डिस्काउंट दे दिया भाई, तो तब भी उसको पैसे नहीं मिले वो 23%। समझ आ गई बात? तो डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया गया है और बोल रहा है स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट की वैल्यू भी दी है 56 में। तो देखो कितना आसान है। सबसे पहले तो 10% की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे किसके बराबर है, 56 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 5.6 के बराबर हो जाएगी। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉफिट निकाला किस पे जाता है, सीपी पे निकाला जाता है, तो ये सीपी आ गया 560। क्या देखो कितना आसान है, जब कॉस्ट प्राइस हमको 560 मिल गया है, कॉस्ट प्राइस हमको 560 मिल गया है और वो 56 उसने एक आइटम पे प्रॉफिट कमाया है, तो अगर मैं इसी 560 में 56 को जोड़ दूं तो क्या हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा? देखो कितना आ रहा है, ये 6 5 11 616 रुपए आ रहा है। तो क्या ये मुझे एसपी भी मिल गया है यहां से? हाँ बिल्कुल, एसपी भी मिल गया है। तो भाई अब हमसे पूछा गया क्या क्या गया है, मार्क्ड प्राइस पूछा गया और हमें डिस्काउंट भी बताया गया है। तो होता क्या है, मान लो अज्यूम करते हैं, अब ये मार्क्ड प्राइस आपको पता नहीं है, डिस्काउंट आपको बताया गया है, सेलिंग प्राइस आपको पता है, तो आप कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन। मार्क प्राइस अज्यूम करो 100, डिस्काउंट उसको 23 दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 67 रुपए में बेचा है। 67, अब ये माना है मैंने 67 है तो नहीं, एक्चुअल 67 रेशियो मान लो, 67 रेशियो 67x की वैल्यू 616 के बराबर है। ठीक है, 67 की वैल्यू किसके बराबर है, 616 के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है पक्का? तो एक रेशियो की वैल्यू जल्दी से बता दो किसके बराबर होगी। भाई एक बात बताओ जरा मुझे, अभी मेरे दिमाग में आया ये 67 रेशियो नहीं आएगा भाई, ये 23% कम हो रहा है तो ये 77 होगा यहाँ पे। ठीक है, मान लो एमपी 100 माना है, 23% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 23% यहाँ पे 77 का होगा, 77 रुपए का बेचा गया मान लो, तो 77 की वैल्यू 616 के बराबर आएगी। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, 616 अपॉन 77 कर लो जल्दी से, ये आएगा आई थिंक 8 से कट रहा है, देखो 8 7 56, 8 7 56, 5 कैरी 616। तो एक रेशियो की अगर वैल्यू आ गई 8, तो 100 मार्क प्राइस माना था, तो इंटू 100 कर दो, तो भाई आंसर क्या आएगा, 800 रुपीज। यहाँ पे ऑप्शन बी पार्ट। समझ आ गई बात? कुछ नहीं किया मैंने, एसपी यहां पे निकाला, उसके बाद मार्क प्राइस को अज्यूम कर लिया 100 से 23% कम किया, 67 सेलिंग प्राइस अज्यूम किया, 67 के हिसाब से सेलिंग प्राइस को 616 के बराबर कर दिया, क्योंकि 616 एक्चुअल सेलिंग प्राइस था, और उससे एक रेशियो या 1x की वैल्यू निकाल ली, जो हमने अज्यूम किया था 100x या 100, एक की वैल्यू निकाल ली और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 800 आ गया आंसर। कितना इजी था गाइस क्वेश्चन, समझ आ गई बात आपको? सिर्फ टर्मिनोलॉजी बहुत अंतर था, देखने में बहुत आसान लग रहा था। ठीक है, बात करते हैं हम अगले सवाल की। तो भाई डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 50%, marks up his goods by 50% and then gives a discount of 20%. Apart from this, he uses a faulty balance. यार ये डिसऑनेस्ट डीलर है, वेट भी कम यूज कर रहा है, विच रीड्स 1 kg फॉर 900 ग्राम, यानी कि एक्चुअल में जब वो 1 kg को तोलता है, किसी भी चीज को 1 kg पे रखता है अपने तराजू पे, तो एक्चुअल में कस्टमर को कितनी मिलती है, वो 900 ग्राम मिलती है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट हमेशा कब कैलकुलेट करते हैं, जितनी चीज एक शॉपकीपर ने खरीदी उतनी पूरी ही चीज कितने में बेची, उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। ये ध्यान में रखना फॉल्टी वेट्स में। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो भाई क्वेश्चन पढ़ते ही हम पूछते हैं नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, नेट प्रॉफिट परसेंट निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो डिसऑनेस्ट डीलर है, मान लो उसका प्राइस कोई वैल्यू देखो यहाँ पे नहीं दी है, तो जब वैल्यू नहीं दी है तो सबसे बढ़िया प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मान लेते हैं, 100। मान लो किसी डीलर ने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, अज्यूम कर लिया 100 रुपए था। डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 50%, तो मार्कअप प्राइस कितना हो गया, 150, एमपी 150 हो गया, और उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया, 1/5 ऑफ 150, यानी कि 30 का डिस्काउंट दिया, माइनस कर दिया 30, तो ये क्या हो गया, एसपी। समझ आ गई बात? सेलिंग प्राइस उसका क्या गया, 120। अब मजे की बात सुनो, पूछा, अब यहां पे खेल किया उसने कि 1 किलो जब चीज दे रही थी तो उसने कस्टमर को दी कितनी, एक्चुअल में 900 ग्राम दी, और एक्चुअल प्रॉफिट उसका निकालना है। ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज उसने अभी पूरी 1000 ग्राम नहीं बेची है, उसने 900 ग्राम ही बेच पाया है। अगर सीपी 100 था तो वो सीपी 100 किसका था,
1000 ग्राम का था, और SP जो 120 आया है, जो SP 120 आया है एक्चुअल में वो भी 1000 ग्राम का ही होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आई? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो यार यहाँ पे ये 120 ग्राम का होना चाहिए, ठीक है, 1000 ग्राम का होना चाहिए SP। लेकिन उसने मजे की बात यहाँ पे खेल क्या किया कि उसने 120 रुपए की तो चीज दी, लेकिन उसने कस्टमर को दी पता है कितनी चीज? 900 ग्राम चीज दी। उसने 120 रुपए की 1000 ग्राम चीज नहीं दी, उसने 120 रुपए की सिर्फ 900 ग्राम ही चीज दी। अभी 100 ग्राम बचा है और वो 100 ग्राम को भी इसी रेट पे बेचेगा। तो इसको अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि बचे हुए 100 ग्राम को कितने पे बेचेगा, और वो टोटल उसको ऐड कर देंगे हम। तो 1000 ग्राम उसने कितने का बेचा होगा, ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो भाई 120 रुपए की जब उसने सिर्फ 900 ग्राम चीज बेची, तो 100 ग्राम कितने की बेचेगा वो? 120 डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, तो ये आई थिंक 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 1 जा 9, 39 3 जा 27, 13.33 आ रहा है। ये 13.33 रुपए की 100 ग्राम चीज बेची उसने। 900 ग्राम 120 की बेच चुका है, बाकी 100 ग्राम 13 की बेचेगा। तो भाई टोटल उसने कितने की बेची? 120 प्लस 13.33 133.33 रुपए की चीज बेची, जो उसने खरीदी कितने की थी? 100 रुपए की खरीदी थी। अब देखो टोटल 1000 ग्राम जो उसके पास था, 1000 ग्राम ही खरीदता, 1000 ग्राम ही बिक चुका है, 1000 ग्राम का SP आ चुका है। तो भाई प्रॉफिट उसको कितने का हुआ है एक्चुअल में? 100 की चीज खरीदी, 133 की बेची, तो 33.33% का डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। यहां पे पूछा है राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि आंसर 33, ऑप्शन सी पार्ट। कितना आसान क्वेश्चन था गाइस, आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का, और डेटा सफिशिएंसी में तो गाइस हमें वैल्यूज निकालने की सबसे पहले तो जरूरत ही नहीं पड़ती, बस हमें बेसिक पता होना चाहिए अरिथमेटिक का कि क्या क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा या नहीं आएगा, बस वैल्यू हम नहीं निकालते। तो भाई बिना पेन उठाए उड़ाने की कोशिश करेंगे। डेटा सफिशिएंसी RRB क्लर्क में जब भी आएगी आप बिना पेन उठाए उड़ाने की कोशिश करना, ठीक है। अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। कुछ इनकम स्पेंड करता है, कुछ रेस्ट करता है, यही होता है, पैसे मिलते हैं, कुछ सेविंग करोगे, कुछ खर्च करोगे। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू सेविंग इज 61:9। जो एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग का रेशियो है वो 61:9 है। तो टोटल मंथली इनकम पूछी है भाई, रेशियो दिया है और टोटल मंथली इनकम पूछे, तो अभी तो मंथली इनकम निकल नहीं सकती क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं दी है। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं हम सबसे पहले। द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली आर 945.5। अच्छा, ये रेशियो दिया है 61:9 और टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू भी दी है, तो भाई ये तो बहुत ही ईजी हो गया। 61:9 टोटल कितना है? 70, यही इनकम होगी। तो 70 की वैल्यू हमको दे दी गई है 945.5। तो क्या हम वैल्यू निकाल लेंगे टोटल एक्सपेंसेस की? सॉरी, टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू नहीं, गलत बोल दिया यार, ये टोटल इनकम नहीं, ये टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू है। टोटल एक्सपेंसेस कितने? 61 है और सेविंग कितनी है? 9 है। तो 61 की वैल्यू दी गई है 945.5। तो अगर 61 की वैल्यू 945.5 है, 945.5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? इससे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, लेकिन हमें वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमें क्या इनकम निकल आएगी? जी हाँ, बिल्कुल इनकम निकल आएगी, क्योंकि 61 की वैल्यू 945 है, 1 की वैल्यू आप निकाल लोगे। जब 1 की वैल्यू निकल आएगी तो आपको टोटल इनकम इसकी 70 होगी। 61 + 9 70, आपको इस 70 की वैल्यू निकालनी होगी और वो निकल आएगी इजिली। तो स्टेटमेंट 1 से अकेले ही आंसर आ जाएगा। अब चेक करते हैं स्टेटमेंट 2। सेविंग्स आर इंक्रीज बाय 25%। अगर देखो 61:9, अभी तक हमें जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो ये है, स्टेटमेंट 2 की बात कर रहा हूं मैं। सेविंग्स इंक्रीज करी गई 25%, इसको मैंने एक्सपेंडिचर टू सेविंग है 9 को मैंने इंक्रीज किया 25% और एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया 15%। अभी तक ये इंफॉर्मेशन है। क्या इतनी इंफॉर्मेशन से आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। टोटल इनकम इतनी इंफॉर्मेशन से भी नहीं निकल पाएगी, ठीक है। एक्सपेंसेस आर रिड्यूस बाय 15% ऑफ स्टेटमेंट 1। 15% ऑफ स्टेटमेंट 1 मतलब स्टेट 1 में कुछ एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, वैल्यू लिखी हुई है, उसको 15% अगर हम रिड्यूस करेंगे तो जो एक्सपेंसेस की वैल्यू आएगी उसको 61 के बराबर हम रख सकते हैं, 61 के इक्विवेलेंट हम रख सकते हैं और फिर 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और टोटल की वैल्यू कितनी है? टोटल की वैल्यू हमें 70 की निकालनी है।
तो भाई अब ये समझ लो कि स्टेटमेंट 1 ऑफ स्टेटमेंट 1 अगर ना लिखा होता यहाँ पे तो स्टेटमेंट 2 अकेले इसका आंसर नहीं दे पाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया एक्सपेंसेस आर रिड्यूस बाय 15% ऑफ स्टेटमेंट 1, तो यहाँ पे 15% 945.5 का निकालना है और उसको 945.5 से कम करना है, वही एक्सपेंस की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्सपेंस की वैल्यू मिल गई तो हमारा काम आसान हो गया, हमें 61 रेशियो की वैल्यू मिल गई, तो टोटल 70 रेशियो की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 अकेले सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 भी अकेले सफिशिएंट है, आइदर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, दोनों से ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है आपका किसका, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन हमेशा वो ज्योमेट्री पार्ट से पूछता ही है, आरआरबी में, आईबीपीएस में, आईबीपीएस रखता ही है। तो गाइस ये क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं। The sum of 3 altitudes of triangle is, अब ये क्वेश्चन मैं एकदम लेमैन की तरह करूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, मुझे बेसिक 8वीं क्लास में था तब मुझे ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन थी, मैं 8वीं क्लास में ट्राइंगल पढ़ के नहीं गया हूं, तो मैं करूंगा खुले दिमाग से इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या मैं कर पाऊंगा? ऐसा ही आपको अप्रोच रखनी है। आपने ट्राइंगल नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, कैसे? पूछा गया है, देखो, द सम ऑफ 3 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। अब ऑल्टीट्यूड तो आपको पता है, परपेंडिकुलर जो लाइन गिरती है वही ट्राइंगल होता है, बेसिक होता है ट्राइंगल का। यार ट्राइंगल ये तो पता ही है आपको, 3 साइडेड फिगर है, ठीक है। इस पे अगर ये परपेंडिकुलर गिरा दूं मैं तो ये ऑल्टीट्यूड होता है। आपने 10 तक की भी स्कूल टाइम पे कभी मैथ पढ़ी है तो भी इतना पता होगा। और एक चीज और आपको बेसिक पता होती है कि राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी होता है 3 साइड्स का, 3, 4 और 5 का फिगर होता है। बेसिक ट्राइंगल की अगर मैं साइड ले लूं तो यहां पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है और सम ऑफ 3 ऑल्टीट्यूड्स पूछा गया है। पूछा किस में गया है, इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स, लेस देन सम ऑफ साइड्स, ग्रेटर देन सम ऑफ साइड्स। तो भाई साइड्स तो हमें पता नहीं है, तो अगर क्या मुझे कोई इंफॉर्मेशन ना होते हुए भी अगर मैं एक ट्राइंगल अज्यूम कर लूं और उसकी साइड्स भी अज्यूम कर लूं, तो क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल कर सकता हूं। ऑल्टीट्यूड निकाल के फिर क्वेश्चन हो जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन पे। तो गाइस एक चीज और, हम रैंडम साइड नहीं मानते, हम 7, 8, 9 साइड नहीं मान लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल की 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो एक जनरल साइड, एक लेमन साइड मैंने ले ली, 3, 4, 5 का ट्राइंगल ले लिया राइट एंगल, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो हर ट्राइंगल पे वैलिड होगी जो क्वेश्चन में पूछी गई है। अब सुनो, इसका ऑल्टीट्यूड कैसे निकालोगे? देखो 2 ऑल्टीट्यूड तो हमें पता है राइट एंगल में, एक तो 4 हो गया, इसका हाइट 1, हाइट 2 इसकी क्या हो गई? अगर ये 4 है तो ये बेस होगा, अगर हाइट 2 3 है तो बेस 4 हो जाएगा। तो 2 ऑल्टीट्यूड तो हमें पता है इस ट्राइंगल के। तीसरा ऑल्टीट्यूड क्या होगा? तीसरा ऑल्टीट्यूड इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर यहां से परपेंडिकुलर हम गिराएंगे तो ये हो जाएगा हाइट 3rd, और ये है 5, ये है 4, ये है 3, और हाइट 3rd हमको निकालनी है, तो हाइट 3rd निकाल लो भाई, क्योंकि सम तो हमें इसी की बात करना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो है एरिया। क्या आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ कर लो, बेस इसका 5 हो जाएगा, 5 बेस हो जाएगा बिकॉज हाइट बेस पे गिर रही है इस वाले वर्टेक्स से। हाफ इंटू 5 इंटू हाइट x मान लो, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एरिया 6 कैसे आ जाएगा? इससे निकाल देंगे 1 इंटू 2, 4 इंटू 3 से, ठीक है भाई। इससे भी तो एरिया वही रहेगा इस ट्राइंगल का, हाफ इंटू जब 3 बेस मानेंगे 4 हाइट मानेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर एरिया। तो ठीक है, तो ये आएगा 12/5, x हो जाएगा 2.4। 2 उधर चला गया, 6 इंटू 2 12/5, इतनी वैल्यू समझ में आ गई। तो हाइट 3rd भी हमें आ गई है, हाइट 3rd की वैल्यू क्या आई है? 2.4। गाइस अब तीनों को सम कर लो, सम ऑफ 3 ऑल्टीट्यूड्स, 4, 3, 7, 2, 9, 9.4 आ रही है तीनों का सम। हाइट्स का सम आ रहा है 9.4, 3 हाइट का, ठीक है। और 3 साइड का सम कर लो, 3 साइड का सम 3, 4, 5 क्या है? 3, 4, 5, 5, 4, 9, 3, 12, 12। तो भाई हाइट का सम ऑफ 3 साइड से लेस आ रहा है, लेस देन सम ऑफ साइड्स। बी पार्ट इसका आंसर आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? गाइस ये क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेट आप लोग ज्यादा पढ़ते नहीं हो, तो ये ज्योमेट्री पार्ट आप पढ़ते नहीं हो। तो भाई एक चीज ये समझ लो कि एक अगर ट्राइंगल है तो उसमें हाइट हमेशा 3 होती है और 3 साइड होती है। ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। तो पहली हाइट होगी जो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रहा होगा, दूसरी हाइट होगी जो ये परपेंडिकुलर गिर रहा होगा, और तीसरी हाइट होगी जो ये परपेंडिकुलर गिर रहा होगा इस वाली साइड पे। तीनों साइड पे ही 3 अलग अलग हाइट होती हैं, इसलिए राइट एंगल की अगर मैं बात करूं तो एक हाइट तो इसकी यही वाली हो जाती है, बिकॉज ये 90 डिग्री पे गिर रही है बेस पे। अगर मैं इसको बेस मान लूं, इस वाली साइड को बेस मानूं, तो अगली हाइट हो जाती है ये,
और अगर मैं इस वाली साइड को बेस मानूं तो इससे 90 डिग्री अगर मैं गिराऊं तो ये हो जाती है हाइट नंबर 3rd। वही इस क्वेश्चन में किया था मैंने, मुझे दो हाइट तो पता थी 4 और 3 तो मैंने अज्यूम कर ली थी, यही है 3 4 5 का, क्योंकि ट्रायंगल था। हाइट 3rd मुझे पता नहीं थी तो मैंने ट्रायंगल बनाया और मैंने एरिया, मुझे पता है इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकलता है। तो एरिया मैंने पहले इन दोनों हाइट को कंसीडर करके निकाल लिया, हाफ इंटू 4 इंटू 3 से मैंने एरिया निकाल लिया, ये आया 6। इस एरिया से मैंने ये वाली हाइट निकाल ली, क्योंकि फिर से हाफ इंटू बेस मान लो, मैंने हाइपोटेन्यूज रखा 5 था, हाफ इंटू 5 इंटू हाइट रखी तो ये आएगा 6। 2 को उधर ले गए 12, तो हाइट की वैल्यू क्या आएगी 12/5 इज इक्वल टू 2.4। थर्ड हाइट की वैल्यू 2.4 आ गई। 3 हाइट मुझे पता थी, 3 थी एक हाइट, दूसरी हाइट 4 थी और तीसरी हाइट 2.4 है। इस ट्रायंगल की तीनों हाइट का सम कर दिया, ये आ गया 9.4। तीनों साइड का सम किया तो साइड का 3 4 5 है, सम 3 4 5, यह 5 9 3 12। 9.4 इज लेस देन 12, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। समझ आ गई बात गाइज? तो आई थिंक गाइज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। अगर आपको यार ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं और आपको लगता है कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करे हैं तो गाइस इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा अब, और धीरे धीरे अरिथमेटिक की, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, अब जो बैंकिंग की तैयारी करने वाले हैं या 2026 में आगे बढ़ने वाले हैं, उनको मैं अरिथमेटिक पूरी की पूरी पढ़ाऊंगा, दैट टू ऑन यूट्यूब विदाउट एनी कोर्स परचेज, अप टू मेंस लेवल एट माई गारंटी। इसके बाहर नहीं आएगा, सब कुछ ऐसा ही आएगा आईबीपीएस के एग्जाम में, और 2026 में सिलेक्शन पक्का होगा आपका। अंडरस्टूड? सो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब और मेहनत करते रहिए, यही आखिरी एग्जाम है और इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है, ये समझ लीजिए। ठीक है? सो गाइज बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।